हाज़रीन, आज का ये ब्रीफिंग सेशन लेडी रीडिंग हस्पताल के स्टाफ जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनके ताउन से ये ब्रीफिंग वर्कशॉप जो है ये मुनक्किद की जा रही है ताकि उस बीमारी जिसको कोरोना COVID कोविड-19 के नाम से जो एक वायरस ने पूरी दुनिया में एक तबाही मचाई हुई है, उससे किस तरह बचकर रहना है और ख़ुसूसन पुलिस और महकमा सेहत जो कि हमेशा से ऐसे हालात में हराबल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। तो जब आप खुद महफूज नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे महफूज रख सकेंगे। इसी सिलसिले में आज की ये वर्कशॉप मुनक्किद की जा रही है। तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करेंगे। कारी रूह अमीन साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की जिसमें वाक़े होते हैं रंज व अलम, यकीनन इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालिह करते रहें और एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करते रहें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर खालिद मसूद साहब का, हॉस्पिटल डायरेक्टर LRH और उनके साथ आए हुए स्टाफ का। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर जवाद साहब जो एनेस्थीसिस्ट हैं, वो अभी आपको डाउनिंग एंड डॉफिंग, जब क्वारंटाइन करते हैं आप किसी मरीज़ को या जो बहुत से मरीज़ हों उनको जब किसी ख़ास फैसिलिटी में क्वारंटाइन किया जाता है तो उसकी जो लेयर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, इनर प्रोटेक्शन, आउटर प्रोटेक्शन, उसके बारे में वो अभी आपको बताएंगे। उनके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाह हुसैन साहब हैं इमरजेंसी से और डॉक्टर जमाल बहादुर साहब और उनका दीगर स्टाफ है। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जवाद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आपको इससे बचाव, इस बीमारी, मूजी बीमारी से बचाव के बारे में जो हिदायत हैं वो आपको दें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर जवाद हमीद है जी। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट और हम लोग जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी बेसिक केयर के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग देम, जो कि सबसे लास्ट ईयर होता है जिसको ICU केयर कहते हैं। आज इधर यहाँ पे हमारे इकट्ठे होने का मकसद हमारे हॉस्पिटल डायरेक्टर की तरफ से जो एक्टिविटी अरेंज की गई है वो ये है ताकि आप लोगों को एजुकेट किया जाए, बिकॉज यू पीपल आर द फर्स्ट लाइन जो कि हमारा डिफेंस है, जो कि आप पहले जाके इन पेशेंट्स को देख रहे हैं या इनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता हो कि आपको किस लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए और आपने उसके अंदर अपनी ज़ात को जब आप बचाएंगे तो यू विल बी सेविंग अदर कम्युनिटी पीपल एज वेल। सो योर प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा रिगार्डिंग दिस कोविड-19। ये है क्या, फैलता कैसे है। ऑल्दो यू वुड बी नोइंग, आप लोगों को पता होगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट 2-3 बातें बताऊँगा। हम लोग बार बार बात करते हैं कि देयर इज़ नो डेफिनेट ट्रीटमेंट और ये इंटरनेशनली है कि अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो आप लोगों ने जो इसका बेसिक ट्रीटमेंट है, वो जो एहतियात है, वो एहतियात यही है कि आपने सोशल डिस्टेंस करना है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि मेरा सारा पुलिस स्टाफ इंक्लूडिंग आर टॉप मैनेजमेंट सारे सेपरेट होके बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ योर फर्स्ट ट्रीटमेंट, इट इज़ योर फर्स्ट प्रिवेंशन।
ताकि ये चीज़ आगे वहाँ तक ना प्रोग्रेस कर जाए कि वो हमारे पास ICU में एंड अप हो जाए। एंड इफ़ वी हैव पेशेंट्स इन ICU तो उसमें फिर मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग इसको पहले ही ऐसे रोकें। सो पहली बात है कि जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है दैट इज़ 1 मीटर विच इज़ 3 फीट। आप एक बंदे और दूसरे बंदे के दरमियान कम से कम 3 फुट से लेके मिनिमम फासला हो। अगर आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। आप किसी से सलाम दुआ करेंगे तो हाथ बिल्कुल मत मिलाएं। आप किसी से गले ना मिलें। कोशिश ये करें जितना एक दूसरे से सेपरेट रह सकते हैं सेपरेट रहें। हैंड सैनिटाइज़र, सफाई, ये इसका एक और प्रिवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें जो आपने करना होगा, अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र की फैसिलिटी है, घर में है, आपके ऑफिस में है, यू आर वेरी लकी पीपल। नॉर्मली हैंड सैनिटाइज़र हर जगह अवेलेबल नहीं है और जहाँ अवेलेबल है उनको बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जहाँ भी अगर अवेलेबल है उसको आप ऐसे इस्तेमाल करें इस सोच में कि अल्लाह करे कि हम इसको बड़ी जल्दी कर्टेल कर लें, इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें। लेकिन अगर नहीं होती हैं तो हमने आगे फ्यूचर की सोच रखनी है कि अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना कर दें। सो आपने जितनी ज़्यादा दिन में हाथ धोएं, WHO ये कहता है कि यू शुड एटलीस्ट वॉश, आप कम से कम 20 सेकंड तक कॉन्टीन्यूस हाथ धोएं और साबुन इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र है वो अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, और अगर नॉन अल्कोहल बेस्ड भी अवेलेबल है, कुछ जगह पे अवेलेबल है, उसको भी आप यूज़ करें, आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन की लेयर मिलेगी। थोड़ी सी जो हैंड सैनिटाइज़र का टेक्निक होगा मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ आप लोगों को, बाकी मैं प्रोटेक्शन गियर आपको प्रॉपर सही तरीके से दिखाऊंगा। हैंड सैनिटाइज़र सिर्फ ये नहीं है कि हाथों में मल के आपने उसको ऐसे कर लिया। काइंडली गो इनसाइड योर फिंगर्स के दरमियान में एक एक फिंगर को बैक साइड पे फुल करें, और उसको फिर आपने किसी चीज़ से सुखाना नहीं है, वो खुद ही ड्राई हो जाएगा। ये नहीं है कि आप हैंड सैनिटाइज़र लगाएं और उसके बाद आप उसको ड्राई करने की कोशिश करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को समझाना मेरा आज का बेसिक मकसद है, वो ये है कि किस बंदे को कितनी प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे यहाँ पे हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो फेस मास्क पहन ले, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि मुझे N95 मिल जाए, ये भी एक फेस मास्क है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो प्रोटेक्शन की लेयर है, जो एक्सपोजर के लिहाज से, एक बंदा है जिसका माइल्ड एक्सपोजर है, एक मॉडरेट है और एक सीवियर है। सीवियर है जैसे मैं हूँ, हम लोग उन पेशेंट्स के साथ 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा चाहिए। लेकिन ऐसे बंदे कि जिनका एक्सपोजर नहीं है वो लोग घर में रहें। अगर वो बाहर निकलते हैं तो सिंपल फेस मास्क, जिसको डिस्पोजेबल फेस मास्क बोलते हैं, इसको इस्तेमाल करें। ये डिस्पोजेबल फेस मास्क आपको 95% प्रोटेक्शन देता है। सो अगर आपके पास ये अवेलेबल है, काइंडली यूज़ दिस। इससे ज़्यादा की आपको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, अनलेस आप ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जहाँ पे आप उन पेशेंट को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लाइक आप लोग हो जाते हैं, या ऐसे लोग हैं जो उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए सिंपल फेस मास्क इज़ गुड इनफ। प्लस डिस्टेंस रखेंगे आपने जब भी, अगर आप लोग देख रहे हो हमारी पुलिस इज़ टेकिंग लीड इन दिस। मैं देखता हूँ फेसबुक पे या जो हमें थोड़ा बहुत मीडिया देखने का मौका मिलता है कि बताया गया है आपके सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको कि आपके पास अगर कोई ऐसा बंदा है तो आपने उसके बिल्कुल क्लोज नहीं जाना है। कोशिश रखें उनसे आप लोग डिस्टेंस रखें। अगर आप 3 फीट का डिस्टेंस रखें और एक सिंपल फेस मास्क इस्तेमाल कर लें तो आप लोग 99% प्रोटेक्टेड हैं। ठीक हो गया जी। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि एक बंदा है जो कि आप लोगों ने इंटरसेप्ट किया है, और उसको, क्योंकि पुलिस हॉस्पिटल मेरा फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट फिल्टर है, यहाँ पे पेशेंट डायरेक्टली आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेरे मेडिकल स्टाफ हैं या जो मेरे यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल उन लोगों के साथ इंट्रैक्शन में आते हैं, उनके लिए भी फर्स्ट लाइन के लिए ये फेस मास्क इज़ गुड इनफ। आप लोगों ने जिस टाइम पे उस पेशेंट की स्वाब लेनी है, अगर वो इतना ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है, आपकी मेडिकल टीम कहती है कि नहीं जी इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा डिटेल और भी कर सकता हूं, लेकिन वो मेडिकल डिटेल मैं आपको देना नहीं चाहता कि पेशेंट को बुखार है, पेशेंट को खुश्क खांसी होनी चाहिए, पेशेंट का जो बुखार है वो बहुत ज़्यादा ना, इट्स नॉर्मली माइल्ड ग्रेड फीवर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसके साथ पेशेंट को थोड़े से जिसको हम स्टमक अपसेट कहते हैं उसकी कंप्लेंट हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई इस किस्म का केस आ जाता है, यहाँ पे लेबल हो के रेड लेबल करके हमारी तरफ से आ गया है,
आप लोग उसके स्वाब ले रहे हैं, तो स्वाब लेने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो आप लोगों की डिप्यूट है वो उसको कर रही है, उनको प्रोटेक्शन थोड़ी ज़्यादा फर्दर चाहिए होगी। फिर वो बंदे के जो अंदर यहाँ पे आपके पास क्वारंटीन हुए हुए हैं, क्वारंटीन जिनको हमने सेपरेट आइसोलेट किया हुआ है, उनको प्रोटेक्शन फर्दर चाहिए। सो जितनी ज़्यादा अंदर आप मरीज़ के करीब जाते जाते हैं, आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए। एंड काइंडली आप लोगों को हेड्स ऑफ, रीज़न बीइंग यू पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट लाइन, एंड हम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सो दैट हम इस चीज़ को रोक सकें। अगेन देर इज़ नो ट्रीटमेंट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो प्रिवेंशन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। काइंडली प्रिवेंशन करें, जो आपकी लोकेलिटी में हैं उन लोगों को एजुकेट करें। देर इज़ अ प्रॉब्लम इन आर सोसाइटी। हम लोगों का सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम लोग जिस टाइम भी जाते हैं, आइदर हमारे शहरों में तो यू पीपल आर कोऑर्डिनेटिंग वेरी वेल, माशाल्लाह मैक्सिमम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में निकलें, पेशावर से बाहर निकलें, तो अभी भी उसी तरह गैदरिंग्स होती हैं, अभी भी उसी तरह लोग मिलते हैं। तो काइंडली जहाँ जहाँ तक आप लोगों की रसाई है, जहाँ फर्दर आप लोग पहुँच सकते हैं, अपने घर में, अपने फैमिली में लोगों को एजुकेट करें। हम लोग, चाइना ने इसको क्यों कंट्रोल कर लिया है, प्रिवेंशन के बाद उन्होंने जो हमारी पॉपुलेशन है, जो उनकी आवाम है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। तो हमने अपनी आवाम को एजुकेट करना है कि कोऑपरेशन करें, आप लोगों के साथ करें, ताकि हम लोग आप लोगों का बेहतर ध्यान रख सकें, अपनी बेस्ट एफर्ट आप लोगों को दे सकें। मेरे साथ मेरे डॉक्टर साहब आएंगे, एंड मैं अब आपको डॉनिंग और डॉफिंग, ये उन लोगों के लिए होगी जो कि कोरोना पेशेंट के साथ इन टच होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वो जवान मेरा जो कि बाहर खड़ा हुआ है, उसको इस सामान की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल फेस मास्क इस्तेमाल करेगा। लेकिन मेरा वो जवान या मेरा वो मेडिकल स्टाफ जो कि पुलिस हॉस्पिटल के अंदर इन पेशेंट से डायरेक्ट इन टच है, उनको एक्सपोज हो रहा है, उसने वो डिस्टेंस के अलावा सर्टन प्रोटेक्शन गियर है जो कि आपके हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल में थ्रू आर गवर्नमेंट एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। माशाल्लाह क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, वी आर गेटिंग द टॉप नॉच क्वालिटी। हर प्रोटेक्शन गियर हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप इज हैंड सैनिटाइजर। जब भी आपने डॉन करना है, डॉन के अंदर देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज ऑन का मतलब है कि आपने उसको इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना शुरू करना है। तो सबसे पहले किसी हैंड सैनिटाइजर आपके साथ एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, एक दूसरा बंदा होगा जो कि आपकी हेल्प करेगा। आपने अकेले कभी भी नहीं इसको पहनने की कोशिश करनी और ना उतारने की कोशिश करनी है। मेक श्योर कि आपके पास एम्पल हेल्पिंग हैंड मौजूद हो जी। सो पहला स्टेप जो हमारा है, जो कि हम करेंगे, दैट इज हैंड सैनिटाइजिंग। अभी देखिए हैंड सैनिटाइजिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं अपनी उंगलियों के दरमियान, दोनों हाथों के अंदर, मैं अपने नाखनों के ऊपर कोई जगह छोड़ नहीं रहा, और मैं इसको रब करूँगा इस तरीके से, कोई फिंगर, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, सो दैट ये एडिक्वेटली पूरे के पूरे मेरे हाथों के ऊपर जाएगा। ठीक हो गया जी, ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। हैंड आर द मोस्ट एक्सपोज पार्ट, बाकी क्योंकि मेरी किट जो है मुझे कवर करेगी। ये देखिए ये बिल्कुल खुद सूख गया है, इसको मैंने किसी चीज़ से ड्राई नहीं किया है। अगला जो स्टेप है, आपने फर्स्ट लेयर ऑफ ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स की 2 लेयर्स हैं जी, वन इज द एक बाहर की लेयर है, एक अंदर की लेयर है। तो अभी हम इसके अंदर फर्स्ट अभी पहन रहे हैं इंटरनल लेयर, ताकि आप प्रोटेक्शन मैक्सिमम लेवल की कर सकें, यू डोंट गेट एक्सपोज्ड इजीली जी। हेल्पर जो है वो ग्लव्स को टच नहीं करेगा, वो सिर्फ अभी आप इसमें देख रहे हैं हैंड सैनिटाइजर करते हुए भी उन्होंने मुझे टच नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डिप किया है। मैंने ग्लव्स खुद उठाए हैं। नॉर्मली हम लोग जिस जगह के ऊपर करते हैं ना, वहाँ पे एक टेबल के ऊपर ये सारी चीज़ें अरेंज होती हैं, हम सारी चीज़ें खुद उठाते हैं। ये सिर्फ मुझे गाइड करेगा ताकि मैं कोई स्टेप गलत ना करूं। इस हेल्पिंग हैंड का बेसिक मतलब ये होता है जी। अच्छा जी, मैंने हैंड सैनिटाइज करने के बाद ग्लव्स पहन लिए हैं, ग्लव्स की आउटर लेयर ले लिया। इसके बाद मेरी आती है पीपीई। पीपीई इज व्हाट स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अच्छा
अब पीपी पहनते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने इसको, अच्छा एक चीज़ और जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था, वही होता है ये आपने उस एरिया में पहनना है जहाँ जो एरिया आपका डेजिग्नेट हो जाएगा ये इक्विपमेंट इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद उस एरिया में गंदगी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, ये जगह 100% क्लीन होनी चाहिए, ठीक हो। अब ये देखिएगा जी, मैंने पीपी को पहन लिया है, सिंपल जो बेसिक पीपी है इसको मैं पहन चुका हूँ। अब मैंने क्या करना है कि पीपी के फ्रंट के ऊपर एक जिपर है, इस जिपर को मैं ऊपर तक ले आऊँगा। इसके बाद जो हम अगला स्टेप करते हैं वो होता है हमें एक पहले डिस्पोजेबल कैप पहनते हैं, वो मैं ऑलरेडी अपने ओटी से पहन के आया हुआ हूँ, मतलब हम लोग आईसीयू से पहन कर आए, तो आप समझ लें कि आपने डिस्पोजेबल कैप पहन ली है। इसके बाद जो मेरा अगला स्टेप है वो मैंने अपने नाक के ऊपर स्पेशल मास्क लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं N95। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये उस बंदे के लिए है जो कि उस मरीज़ तक जाएगा, उस मरीज़ को टच करेगा, ठीक हो गया जी। तो अब मैं पहले पहनूंगा N95 मास्क, मैंने टोपी पहनी है, पहला स्टेप वैसे टोपी है, टोपी मैं पहन चुका हूँ। अब मैं N95 ले रहा हूँ। N95 को पहनने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ये मेरे उन भाइयों के लिए होगा, उन जवानों के लिए होगा जो कि डायरेक्ट उस पेशेंट को जा रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपने अपने नॉन डोमिनेंट हैंड, मतलब अगर आपका सीधा हाथ आपका मेन हाथ है तो आपने इसको अपने उल्टे हाथ में पकड़ के इसको आपने अपने मुंह के ऊपर सीधा सामने रख लेना है, इसको आपने प्रेस करना है। फिर इसके साथ इसके 2 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है जी, एक ऊपर वाला स्ट्रिंग है, एक नीचे वाला स्ट्रिंग है। जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है वो बैक से नीचे जाएगा, नीचे वाला स्ट्रिंग जो है वो ऊपर आएगा। मैं इसको करके फिर आपको साइड से दिखाता हूँ। ये देखिएगा मैंने नॉन डोमिनेंट हैंड रखा हुआ और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये इस फॉर्म में फिट हो गया। उसके बाद मैं नाक वाली साइड के ऊपर एक इसके ऊपर पतली लोहे की तार लगी है, मैं इसको प्रेस करूँगा, जितना प्रेस कर सकता हूँ मैंने प्रेस कर लेना। उसके बाद मैं इसके ऊपर अपने हाथ रख के फूंक मारूंगा और सांस अंदर खींचूंगा। मैं कोशिश करूँगा ये जज कर सकूँ, ये देख सकूँ कि साइड से कहीं से कोई लीक तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो जरासीम है ये हाथ लगाने से नहीं फैलता मरीज़ से। मुझे अगर लगेगा ये जरासीम, वो सिर्फ इस सूरत में लगेगा कि जो मरीज़ की सांस के ज़रिए ये जरासीम बाहर निकल रहा है, मैं उसको अपनी नाक या अपने मुंह से सांस लेते हुए अंदर ले जाऊं, या वो मेरी आँखों के जहाँ पे मेम्ब्रेन है ओपन एरिया वहाँ पर लग जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज़ बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ जहाँ मेरी ये ओपन एरिया है वहाँ से ये लग सकता है, ठीक हो गया जी। इसके बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया, मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि लीक तो नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, इसकी सील बिल्कुल टाइट है। इसकी सील आप लोगों ने बहुत परफेक्ट करनी है, सील बिल्कुल लूज नहीं होनी चाहिए। फिर जो अब थोड़ी नई गाइडलाइंस, अच्छा अगर आप बहुत एडवांस जगहों पे हैं जहाँ पे इन मास्कों की लाइंस लगी हैं तो आप इसको चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल करना चाहें करें। हमारे पास क्योंकि फंड्स लिमिटेड होते हैं, फिर हमने अपनी प्रोटेक्शन ज़्यादा फर्दर करनी है। इस N95 मास्क के ऊपर आप एक नॉर्मल सर्जिकल फेस मास्क पहन लेंगे ताकि आप डबल प्रोटेक्ट हो जाएं। दोबारा सांस की नाली से इस इन्फेक्शन ने आगे जाना है, अगर वहाँ पे आप उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे तो यू आर प्रोटेक्टेड। अब इस टाइम के ऊपर मैंने अपना हैंड सैनिटाइज करने के बाद ग्लव्स पहने, पीपी पहन ली, मैंने फेस मास्क अपना फिट कर लिया। इसके बाद जो मेरा अगला स्टेप है, मैंने अपनी पीपी का हेड गियर अपने ऊपर करना है, ठीक हो गया जी। हेड गियर भी मेरा टॉप के ऊपर आ चुका हुआ है इस टाइम के ऊपर। इसके बाद कोशिश ये करनी होती है कि आपकी ये जो गर्दन वाली एरिया है ये बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, जितना आपका मैक्सिमम ऊपर जा सकता है आपने इसको ऊपर कर लेना है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आई प्रोटेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया है आईज के थ्रू ये वायरस आप तक जा सकता है। अब ये गॉगल्स हैं, अब आपने इसके बाद इन गॉगल्स को पहन लेना है। अब इस टाइम के ऊपर मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ हूँ उस मरीज़ को जाकर टच करने के लिए। हम लोग एक जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करते हैं जो कि बहुत रिकमेंडेड है, WHO भी बोलता है, और जिन जिन मुल्कों ने इस वायरस को ट्रीट किया है वो ये कहता है कि ग्लव्स सिंगल लेयर नहीं होना चाहिए, आप डबल लेयर के ग्लव्स पहने ताकि जब आप मरीज़ को टच करें तो आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि जब मैं इसको उतारूंगा, ये मैं जो डबल ग्लव्स पहनूंगा ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे ये ग्लव्स मैंने पहना है फट गया है, रीज़न बीइंग ये हर बंदे का साइज़ हाथ का फ़र्क होता है। तो मेक श्योर जब आप जाएँ तो ये जो दूसरा बंदा मेरे साथ होगा मुझे गाइड करे कि सर ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंगली है
या ये वाली आपके साइज़ की अकॉर्डिंगली है। तो अगेन इधर ही रख मैं ले लूँगा। तो मैंने आप देखें आखिरी जो मैं स्टेप कर रहा हूँ, मैं दूसरी लेयर ग्लव्स की पहनकर, और मैं ये जो पीपी है इसकी ये जो कोना है मैंने इसको इन ग्लव्स के अंदर कर दिया है। ये देखिएगा ये ग्लव्स के अंदर है और ये यहाँ से खुला है। आपको फ़र्क नज़र आ रहा है जी? ठीक है, ये मेरा फिर दूसरा सेकंड ग्लव्स की लेयर है जो कि मैं दूसरे हाथ के ऊपर पहन के 100% प्रोटेक्टेड हो जाऊंगा। मैंने डबल लेयर की ग्लव्स पहन लिए हुए हैं जी। अब मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ, मरीज़ को जाके फेस कर सकता हूँ, मरीज़ का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। और आप लोगों के लिए जो आपके पास यहाँ पे क्वारंटीन के पेशेंट्स हैं, आप उनको जाके ट्रीट कर सकते हैं। जो आप लोगों की सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस हैं लेयर्स में, आप उसमें उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगेन जो बंदा एक्सपोज हो रहा है सिर्फ उसने ये पहनना है, प्लीज़ इस बात को समझिए। ये नहीं है कि हर बंदे को इसकी ज़रूरत है। अब मैं मरीज़ से मिलकर या मैं मरीज़ का ट्रीटमेंट करके, या आप लोग क्वारंटीन के एरिया में आपकी शिफ्ट चेंज हो गई है, आपकी जितने घंटे की ड्यूटी है अब उसके बाद नई शिफ्ट आ गई है, अब आपने इसको डिस्कार्ड किस तरह करना है। इसमें आप सबके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, पहनते हुए अगर आपके स्टेप कहीं थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएं दैट इज़ नॉट डेंजरस, लेकिन जब आप वहाँ से वापस बाहर निकलेंगे अगर आपसे स्टेप्स आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर वो बहुत ख़तरनाक है। क्यों? आप अपनी जान को भी और आपके साथ जितने उस एरिया के लोग हैं आप उन सब के लिए ख़तरनाक हो जाएंगे। सो नाउ प्रिज्यूमिंग हम ये सोचते हैं कि हम उस मरीज़ से मिलकर आ गए हैं, अब हमने इसको डिस्कार्ड कैसे करना है। अच्छा, डिस्कार्ड करने के लिए ये ऐसे नहीं है कि आपने इसको कहीं भी ज़मीन पे उतार के छोड़ देना है। ये इन्फेक्टिव मटेरियल है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मटेरियल है जो कि मैंने इस टाइम पहना हुआ है। मरीज़ से मिलने के बाद मैंने अब इसको इस तरीके से डिस्कार्ड करना है कि ये मेरी नॉर्मल पब्लिक या आपके जैसे यहाँ पे हम पुलिस हॉस्पिटल की बात करेंगे कि आप बाकी स्टाफ को एक्सपोज ना कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा खुद हॉस्पिटल के स्टाफ से है इस वायरस के फैलने का। इसलिए आप लोगों को या उन लोगों से फैलने का जो कि मरीज़ से इन टच आते हैं। तो इस बात का काइंडली अब पहनते हुए अगर आपने ये स्टेप्स नहीं देखे, इतने गौर से नहीं समझा, इसको ज़रूर समझिएगा प्लीज़। सबसे पहला, अच्छा अगेन मैंने बोला ये नॉर्मल मटेरियल नहीं है, डिस्कार्ड किया जाएगा। तो आपके पास एक स्पेशल वेस्ट बिन होना चाहिए जो कि हर किसी को पता हो कि ये इन्फेक्टिव एरिया है, इसके अंदर आपने डालना है। अभी इस टाइम पे हमारी चीज़ और जहन में रखिएगा, क्योंकि हम लोग LRH में अपने प्रोटोकॉल्स का बहुत ध्यान रखते हैं। हमने मरीज़ की तरफ जाने का एरिया सेपरेट बनाया है। मरीज़ से जब मिल के हम वापस निकलते हैं तो हम अलहदा रास्ते से निकलते हैं ताकि क्रॉस इन्फेक्शन मतलब जरासीम उस एरिया में ना आ जाए जो कि हमारा साफ एरिया। आपने सबसे पहले बाहर वाले ग्लव्स को उतारना है, अंदर वाले ग्लव्स को हाथ नहीं लगाना। फर्स्ट मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया। अब मेरे ये ग्लव्स अंदर वाले जो हैं इस टाइम पे साफ़ हैं, इनके ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं है। जो आउटर ग्लव्स थे जिससे मैंने मरीज़ को हाथ लगाया है मैंने उसको उससे उतार दिया है। इसके बाद जो मेरा अगला स्टेप है, मैंने अपनी प्रोटेक्शन गियर जो कि मेरे गॉगल्स हैं मैंने इनको निकालना है। लेकिन गॉगल्स को अगेन निकालते हुए आपने कोशिश ये करनी है कि और फर्दर किसी जगह को टच ना करें। गॉगल्स को होल्ड करें, गॉगल्स को रिमूव कर लें। ये मैं वॉश बिन में नहीं गिरा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, समझें। इसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अगर आप लोगों के पास हमारे पास अगर ये फैसिलिटी है तो हम इनको रीयूज़ करते हैं आफ्टर डूइंग प्रॉपर हैंड सैनिटाइज, आफ्टर गिविंग देम प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि ये रीयूज़ हो सकें। अच्छा जी, मैंने ग्लव्स उतार दी हैं, मैंने अपने गॉगल्स उतार दिए हैं। अब मैंने अपनी पीपी रिमूव करनी है। ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके रिमूव करने का मेरा क्या तरीका होगा कि मैं जिपर को खोलूँगा। इस टाइम पे दूसरा बंदा मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, इस एरिया में नहीं होगा। नॉर्मली होता है कि हम 2 बंदों की टीम जाते हैं, अकेले नहीं होते, ताकि एक दूसरे को हेल्प आउट कर सके। इस करते हुए जिस कमरे में मैं डेजिग्नेट किया हुआ है, जिसको मैंने मखसूस किया हुआ है इसके लिए, वहाँ पे कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इन डॉक्टर साहब की तरह मेरे साथ एक्सपोज खड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैंने अब अपनी पीपी उतारनी है। अब पीपी उतारने के लिए अब जहन में रखिएगा कि मेरी अंदर वाली जो लेयर है वो क्लीन है, जो मेरे अपने कपड़े हैं, लेकिन ये आउटर वाला जितना है सारा का सारा इन्फेक्टेड है। तो मैं इसको अब रिमूव करूँगा।
ये देखिएगा, मैं इसको रिमूव करते हुए कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अंदर वाले एरिया की तरफ ना जाऊँ, बॉडी को नहीं टच कर रहा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको रोल ऑफ करके उतारना है, और कैसे रोल कर रहा हूँ, बाहर से अंदर की तरफ घुमा रहा हूँ, सो दैट मतलब इसका मकसद ये होगा कि जो इनफेक्ट, मैं इसको उल्टा फोल्ड अगर करूँगा तो मैं जरासीम अपने जिस्म पे लगा दूँगा। मैं इसको इस सूरत में इस तरह फोल्ड कर रहा हूँ कि जरासीम मेरे जिस्म में मत लगें और मेरे कपड़े साफ़ रहें, जरासीम कुछ ना हो जाए। प्रॉपर तरीके से ये उल्टा रोल हुआ है, इन्फेक्टिव साइड अंदर है, आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक हो गया जी। जो आपको बिन एरिया डेजिग्नेट है, समझे, हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद अब जो मेरा अगला स्टेप आएगा, अगला जो हमारा स्टेप है, क्योंकि हमने इधर N95 के ऊपर एक फेस मास्क पहना हुआ है, ठीक है जी। फेस मास्क शुड गो लाइक दिस, डिस्कार्ड। आपका N95 शुड गो लाइक दिस, डिस्कार्ड। सिर्फ मेरे ग्लव्स रह गए हैं, इन ग्लव्स को मैं रिमूव करूंगा। अगेन अपने जिस्म को नहीं टच करना, अंदर वाली साइड से मैं इस ग्लव्स को उठा रहा हूं। इनको ऐसे एक दूसरे में फोल्ड करके निकालें, डिस्कार्ड कर दें। अब इसका आखिरी स्टेप क्या है, हैंड सैनिटाइजर। दोबारा हैंड सैनिटाइजर करेंगे आप। अगेन वही जो जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कि हाथों के दरमियान में, उंगलियों पे, नाखनों पे कोई जगह आपने छोड़नी नहीं है, और आप दूसरे एरिया से अब एग्जिट कर जाएंगे कि जिस जगह से आप आए थे उधर से नहीं आना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से आए हैं तो एग्जिट सेपरेट रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों जो आपके एरियाज हैं वो मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये आपको हमने बेसिक तरीका बता दिया। बैठिए डॉक्टर साहब, ये आपको मैंने बेसिक तरीका बता दिया कि डॉनिंग और डॉफिंग क्या है। अगेन प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ताकि आपके साथ जो रिलेटेड लोग हैं, ये इन्फेक्टिव वेस्ट है, तो इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमने इसको यहाँ पर ऐसे नहीं डिस्कार्ड कर देना। हम लोग हॉस्पिटल LRH एज सच ये करते हैं कि हम इसको इंसिनरेटर में भिजवाते हैं एंड वी ट्राई टू बर्न इट। ठीक, आपने इसको ऐसे खुला बाहर नहीं छोड़ देना। मेक श्योर दैट यू हैव गॉट डेजिग्नेटेड एरियाज। ये ऐसे बाल्टी नहीं होगी, इसके अंदर शॉपर्स होने चाहिए और वो शॉपर सील्ड होने चाहिए। जिस टाइम के ऊपर ये आप इसको क्लोज करेंगे, इसको आपने यहाँ से उठाते हुए क्लोज करके उठाना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लीज़, इसमें ना मेरे वो जो क्लास 4 हैं, जो कि मेरे हाउस कीपिंग वाले बंदे आते हैं, ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक पूरी चेन है। अब उसमें इंपॉर्टेंट रोल में सबसे क्या चीज़ होगी, जो क्लास 4 इसको आके उठाएगा वो भी ये पूरी PPE पहनेगा। जहन में रखें इस बात को। आपने उसको ये नहीं समझना कि यार इसने सिर्फ गंद उठाना है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो जो बंदा इसको टच करके उठाएगा, इकट्ठा करेगा, ये नहीं है कि हर एक बंदा जाने के बाद आप उसको उठाएं। इतना बिन एरिया बनाएं कि वो 5, 6, 7 बंदों के को इकट्ठा करे एंड देन इट इज़ लिफ्टेड, सेंड टू स्पेशल एरियाज। वो अब आपके पुलिस हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। हमने आपको अपने LRH का प्रोटोकॉल बता दिया है। वी सेंड देम टू इंसिनरेटर, और स्पेशल स्टाफ होता है जो उसको सील्ड पैक में लेकर जाता है ताकि ये जरासीम हवा में दोबारा फैले नहीं। आई होप कि आप लोगों को मैंने बहुत सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। एंड इफ़ एनी क्वेश्चंस आई एम हियर। कुछ आपने पूछना है, आई एम अवेलेबल। इस टाइम आए हुए हैं हम, स्पेशल इसलिए आए हैं ताकि आपको कुछ सिखा सके। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे जी प्लीज़, कोई एक बंदा कुछ पूछ ले। अच्छा, मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे कुछ सिक्योरिटी पर्सनल ने कपड़े वाला मास्क पहना हुआ है। देखें, इस बात को मैं जहन में आपको समझा दूँ कि कपड़े वाला मास्क आपको 0% प्रोटेक्शन देता है। कपड़े वाला मास्क आपको 0% प्रोटेक्शन देता है। एंड अभी मैं अपने सिक्योरिटी पर्सनल को देख रहा हूं कि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं लेकिन वो मास्क को फ्रंट से टच कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि आप इसको किस रुख का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इसकी 2 लेयर्स होती हैं। आप लोगों की कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जैसे भी आपने इसको मुंह के ऊपर लगा लिया है, इसको आपने ऐसे साइड से पकड़ के पहनना है। जब आपने इसको पहना हुआ है, आपने फ्रंट पे हाथ नहीं लगाना, जहन में रख लें। क्यों? इस फ्रंट के ऊपर वो सारे जरासीम हैं इस टाइम के ऊपर, और अगर आपने इसको हाथ लगाया वो जरासीम आपके हाथों पे चले जाएंगे। तो मेक श्योर जब आप इसको फ्रंट नहीं टच करते, मेरे हाथ साफ हैं, इसको मैं उतारते हुए इसी तरह वापस उतारूंगा, पहनते हुए साइड से पहनूंगा, फ्रंट नहीं टच करूंगा। मेक श्योर कि आप फ्रंट ना टच करें, इसी तरह उतारें। और काइंडली ये जो हमारा कपड़े वाला मास्क है इसको मत इस्तेमाल करें, हमें 0% प्रोटेक्शन दे रहा है। ये 95% प्रोटेक्शन देता है।
तो कपड़े वाला मास्क नहीं इस्तेमाल करें, सिर्फ ये वाला मास्क इस्तेमाल करें। और कोई सवाल आप लोग करना चाहें? आप किस वाले मास्क की, इस मास्क की ड्यूरेशन, ये मास्क जिस टाइम के ऊपर एक ऐसे बंदे के साथ एक्सपोज हो गया है कि जिसको कोरोना है, मतलब जो कि कोविड का पेशेंट है, आपने इस मास्क को डिस्कार्ड कर देना है। जब एक, क्योंकि ये देखें हवा से जरासीम कम्युनिकेट हो रहा है, तो जब एक दफ़ा जरासीम इसके फ्रंट, तभी मैं आपको कह रहा हूँ इसके फ्रंट पे हाथ नहीं लगाना, जब एक दफ़ा इसके ऊपर जरासीम आके ऊपर बैठ गए हुए हैं और आप वहाँ पे उस एरिया में एक्सपोज हैं, काइंडली डिस्कार्ड इट, गेट अ न्यू वन, नया लेके और उसको पहने। N95 अगर आपको मिल रहे हैं उन लोगों को जो कि फर्स्ट लाइन पर जा रहे हैं, तो N95 के अंदर हमें एक जो नई इस टाइम के ऊपर है कि आप N95 पहनने के बाद इसके ऊपर एक मास्क लगा लें। इससे क्या होगा कि आपका N95 बचा रहेगा। ठीक हो गया जी। सो एक इसका ये तरीका है। लेकिन अगर आपने सिंपल फेस मास्क इस्तेमाल किया और आप इस पेशेंट को एक्सपोज हो गए, काइंडली फ्रंट से हाथ ना लगाएं, साइड से पकड़ के उतारें और डिस्कार्ड कर दें। हम लोग इसको 24 आवर्स तक बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब तब हो जाएगा कि जब ये गीला हो जाएगा। सो अगर आपने इसको बेसिक प्रिकॉशंस कर ली, गीला होने से बचा लिया और आप किसी पेशेंट को एक्सपोज नहीं है, तो आप इसको आराम से 24 आवर्स बड़े इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने हर एक घंटे के बाद इसको चेंज करना है। ग्लव्स के बारे में कुछ बता दें। अच्छा जी, ग्लव्स, जैसे सर हमसे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग ग्लव्स, देखें आप में से जिन जिन ने ग्लव्स पहने हैं, बहुत अच्छी बात है कि ग्लव्स आपने पहने हैं, लेकिन इन ग्लव्स को पहनने के बाद ये नहीं है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। ये ग्लव्स एक पोटेंशियल सोर्स है, मतलब ये ग्लव्स खुद एक टाइम बॉम्ब है आपके लिए, अगर इसके ऊपर वो वायरस लग गया हुआ है। तो आपने अगर ग्लव्स पहने हुए हैं तो उन ग्लव्स को पहनने के बाद कोशिश ये करें, वो जो हम कह रहे हैं ना सोशल डिस्टेंस के, एक दूसरे से हम गैप रखें। वो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं ग्लव्स पहनने के बाद भी किसी से हाथ ना मिलाऊं। और अगेन, अगर मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं तो मैं ये कोशिश करूं कि मैं चीज़ों को कम से कम टच करूं। आप लोग ऑफिस वेयरर्स हैं, आप लोग अपने ऑफिस में आते हैं, लेकिन जो टेलीफोन आप इस्तेमाल करते हैं वो पोटेंशियल सोर्स है, जिस कंप्यूटर पे आप बैठ के काम कर रहे हैं वो पोटेंशियल सोर्स है, जिस टेबल पे आप बैठ के काम करते हैं वो पोटेंशियल सोर्स है। मतलब आप जिस चीज़ का भी नाम लेंगे ना, उससे वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को रिस्ट्रेन करेंगे, जितना बचा के रखेंगे, जितना कांटेक्ट कम करेंगे, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर आपको ज़रा लगा कि मैं किसी ऐसे बंदे से मिल गया हूँ या मैंने कोई ऐसी जगह टच की है जहाँ पे वो मरीज़ था, जैसे मेरे वो बंदे जो कि क्वारंटाइन में ड्यूटी कर रहे होंगे, जब आपकी शिफ्ट होगी, ये नहीं है कि हर 5 मिनट के बाद आपने जाके ग्लव्स चेंज करने, नहीं। जब आपको आपकी शिफ्ट मिली है, आपने अपने ग्लव्स पहनने हैं और काइंडली आपने अपने हाथों को ऐसे सेपरेट रख लें। ये नहीं है कि आप उन हाथों को ऐसे, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे जवान ऐसे भी बैठे हुए हैं, डोंट डू लाइक दिस, इस तरह नहीं करें जी। जितना आप सेपरेट अपने आप से रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपकी अगर इन ग्लव्स पे सोर्स लग गया है वो किसी और को ना जाए। इसको काइंडली एक चीज़ मेरे सारे जवानों के लिए समझ लें, इस टाइम पे हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं, आप इसको फर्दर लेकर जाएं और इसको समझें कि अगर आप ये छोटे 1, 2, 3, 4 स्टेप्स कर लेंगे तो आप अपने घर को बचा लेंगे। अगर आप अपने घर वालों को समझाएंगे, वो आगे 10 को समझाएंगे, तो ये एक सर्कल चल पड़ेगा जो कि हम सबको प्रोटेक्ट करेगा। थैंक यू जी, आई होप कि एवरीवन इज क्लियर। हाँ, अगेन सर वही वाली बात आ गई कि जितनी चीज़ों को मैं टच कर रहा हूँ, मैंने आपकी सिर्फ ऑफिस की बातें की थी। ये मोबाइल जो आप सब लोगों के पास है, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर अगर वायरस बैठ गया, इसको मैं जाके साबुन से धो भी नहीं सकता। तो मत इस्तेमाल, विदाउट करेंसी नोट का सेटअप होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें कोशिश करें जितना कम से कम एक्सपोजर हो सर। एनीथिंग एल्स सर? अच्छा, अभी जैसे सर ने बात की कि रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे जितने जवान हैं, कोई थाने का मुहर्रर है और वो आगे स्टाफ की ड्यूटीज़ डिप्यूट कर रहे हैं, आप लोग टेलीफोन लाइन पे बैठे हैं, वायरलेस के ऊपर बैठे हुए हैं और आप लोगों का उनके साथ कांटेक्ट होता है। अगेन, अगर आप वायरलेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक श्योर कि अगर हम उस वायरलेस के ऊपर कोई एक छोटा प्लास्टिक कवर सा इस्तेमाल कर लें, और कुछ नहीं है तो आप वायरलेस को एक शॉपिंग बैग में बंद कर लें, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ड्यूटी ख़त्म होती है, आप अपनी नेक्स्ट शिफ्ट को गाइड करें कि यार ये प्रिकॉशन है, इसको आप भी लें, सो दैट
ये जो वायरलेस है यही सोर्स ना बन जाए। अगेन जो मेरे मुहर्रर बैठे हुए हैं इन हाउस, जो कि अंदर ऑफिस में बैठे हैं, टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। आप टेलीफोन को अगर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं रिगार्डिंग दिस कंट्रोल के, आपने इसको हम ना सोर्स बन जाएं, तो आपने टेलीफोन को थोड़ा सा मुंह, ज़रूरी नहीं है कान के साथ लगा लें, मत टच करें अपनी बॉडी के साथ। टेलीफोन के ऊपर एक छोटा शॉपर हो जाए, और कुछ नहीं है तो अपनी हाथों वाला शॉपर करें। उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। आपने अगर कोई चीज़ भी टच कर ली है, और आप माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट भी दे रही है, आपके ऑफिस में चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को, हैंड सैनिटाइज़र, ट्रीटमेंट कोई नहीं है, मेरी दोबारा बात जहन में रखें, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, द ओनली ट्रीटमेंट इज़ प्रिवेंशन, जो कि आपने डिस्टेंस और हाथों की सफाई। अच्छा, आम साबुन देखें जी, हैंड सैनिटाइज़र हम क्यों कहते हैं कि हैंड सैनिटाइज़र के अंदर बेसिकली अल्कोहल होती है। ये जो वायरस होता है, ये वायरस अंदर से बहुत कमज़ोर है, लेकिन इस वायरस ने अपने ऊपर एक बाहर से हमारे लफ्ज़ों में उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। आपको और समझा दूं कि उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं कि जो इतने मजबूत हैं कि वो कपड़े तबाह नहीं हो सकते। तो उसको तबाह करने के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र चाहिए। जैसे हमारे मीडिया के पर्सनल मेरे से पूछ रहे हैं, अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो क्या करेंगे? सिंपल साबन, अगर आप सादा साबन इस्तेमाल करें और 20 सेकंड, अगर आप 20 सेकंड तक अपने हाथ उस साबन से धोएं, तो ये इतना इफेक्टिव है कि जितना आपका हैंड सैनिटाइज़र है। सो अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र भी नहीं, अब हमारे पास घरों में हैंड सैनिटाइज़र नहीं है, लेकिन हमने घरों में क्या एजुकेट, मैं अपनी फैमिली को एजुकेट करता हूँ कि सिंपल साबन से हाथों को धोएं, जितनी देर ज़्यादा जितनी दफ़ा धो सकते हैं धोएं, लेकिन कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। सर अब ऐसी चीज़ें, नस्वार को तो हम किसी शॉपर में बंद करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। तो सर आप सैनिटाइज़र लगा लें, लेकिन जो नस्वार है, आपको क्या पता है कि नस्वार बनाने वाला कोविड पॉजिटिव नहीं था। तो अगर नस्वार के बगैर गुजारा हो सकता है तो कोशिश करें। एनीथिंग एल्स जी? आजकल नॉर्मली है कि मीडिया में हर बंदा जो है ना, वो अपनी तरफ से कुछ इजादात करके लोगों को बता रहा है, उसमें से बहुत सारी गलत हैं। जैसे सर अभी कह रहे हैं कि हैंड सैनिटाइज़र बनाने का तरीका सिंपल भी लोगों ने बनाया हुआ है कि जी आप घर के अंदर डेटोल के साथ मिक्स कर लें किसी लिक्विड सोप को, तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन वो आपको ज़रूर देगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको देगा। सर की एक बात को मैं थोड़ा सा आगे भी लेकर जाऊंगा रिगार्डिंग दिस हैंड सैनिटाइज़र। सर वो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ज़रूर देगा, लेकिन वो 100% प्रोटेक्शन नहीं है, तो बेस्ट इज़ कि आप उसको रीयूज़ करें। एक और चीज़ जो आजकल बड़ी है कि जी फ़लाँ दवाई खा लें, या फ़लाँ किस्म की चाय पी लें, या कावा पी लें, या ये पी लें तो ये ठीक हो जाता है। ये सारी की सारी मिथ्स हैं। मिथ्स का मतलब है कि ये अफवाहें हैं जो कि कहीं भी अप्रूव्ड नहीं है। और हमारे यहाँ पे ये है कि अगर अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये बोल देता हूँ कि जी इस दवाई के खाने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो मुझे पता है कल सुबह वो दवाई मार्केट में नहीं मिलेगी। क्यों? हम लोगों ने सब जाके उठा लेनी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन इसका ट्रीटमेंट है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और सिंपल इलाज में देखें, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इस जैसे फ्रंट लाइन पे खड़े होकर काम कर रहे हैं और उस काम करने के दौरान आप उस मरीज़ को एक्सपोज हो गए हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये मर्ज़ लाहक हो गया है कि मैं ठीक हूँ? आपने अपनी प्रोटेक्शन तो करनी है ताकि आप दूसरे को बचाएं, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये जरासीम मेरे में तो नहीं आ गया? तो उसके लिए क्या है कि आपको बुखार हो जाए या आपको खुश्क खांसी शुरू हो जाए और आपको सीने में सांस लेते हुए तकलीफ शुरू हो जाए, उस सूरत के अंदर आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 97% 100 में से 97 लोग जो कि इस जरासीम को एक्सपोज होंगे वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। तभी हम ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ऐसा नहीं है, या कोविड जो है कोविड-19 कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है कि उसमें 100 के में से 100 बंदे मरेंगे। उसमें से 100 में से 3 बंदों को कॉम्प्लिकेशन होती है, सिर्फ 3 बंदों को। और इसका सिंपल इलाज क्या है? बुखार का कंट्रोल।
अपना इनटेक अच्छा करें, पानी पिएं, अच्छा प्रोटीन का खाना खाएं। क्यों? जब हमारा जिस्म बुखार होता है तो हमारा जिस्म कैटाबॉलिक स्टेट में जाता है, जिसको अगर आपको समझाने के लिए करें कि आपके जो जिस्म के अंदर तवानाई है वो सारी की सारी निकल जाती है। तो अपना इनटेक अच्छा करें, अच्छी खुराक करें, फ्लूइड ढेर सारा पिएं, सादा पानी पिएं, कोशिश ये करें कि ठंडा पानी बिल्कुल मत इस्तेमाल करें ताकि कहीं आपका उससे गला ना ख़राब हो। सिंपल पानी, अच्छा इनटेक, सोशल डिस्टेंस प्लस और पैरासीटामॉल, इसके लिए जहन में रखें। सिंपल आपने बुखार के ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामॉल है, वो आपको यहाँ से आपकी मेडिकल एडवाइस के ऊपर मिल जाएगी। अब कोई ऐसा पेशेंट है जो कि वो उन 3% में है और उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर मेरे पास हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आईसीयू देखता हूँ, आईसीयू इज़ इंटेंसिव केयर। इंटेंसिव केयर में हम वो मरीज़ लाते हैं कि जब उनके फेफड़े इतने ख़राब हो गए हैं कि अब वो सांस नहीं ले सकते, हम उनको फिर मसनूई सांस में डालते हैं जिसको हम मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं। एक बंदा अगर आईसीयू पहुंच जाता है और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे चला जाता है तो फिर इसका मोर्टेलिटी रेट इज़ अबव 80%, मतलब 10 में से 8 पेशेंट मरेंगे। तो आप ये देखें 100 में से अल्लाह ताला ने आपको कह रहा है अल्लाह के हुक्म से 97 बचते हैं, लेकिन उन 3 में से फिर मोर्टेलिटी 80% हो जाती है वंस दे एंड अप इन आईसीयू। तो हमारे तक पहुंचने, क्योंकि हम सर को, कल मैं सर के साथ बैठा हुआ था, डॉक्टर खालिद साहब के साथ, हम लोग एक लाइटर नोट पे बात कर रहे थे कि पेशेंट घर से निकला, वो पहला जाएगा मुझे बुखार है, तो हमने पुलिस हॉस्पिटल भेज दिया, पुलिस हॉस्पिटल ने उनको क्वारंटीन कर दिया, बेसिक ट्रीटमेंट दे दिया, नहीं ठीक हुआ, हमारे जो कोविड एचडीयू जो कि एलआरएच में स्टैब्लिश है वो मरीज़ वहाँ पे रेफ़र हो जाएगा। कोविड आईसीयू में मरीज़ नहीं ठीक होता, वो हम मेरे आईसीयू को रेफ़र कर देंगे, लेकिन मैं आगे रेफ़र कहीं नहीं कर सकता, फिर मेरे से वो ऊपर जाएगा मरीज़। ठीक है जी, तो इस बात को समझें कि आईसीयू टॉप मोस्ट है और आईसीयू से आगे वो मरीज़ कहीं नहीं जा सकता। तो उसको हमने आईसीयू आने तक रोकना है, और कैसे रोकेंगे उसमें आप सबका बहुत बहुत रोल होगा जी। एनीथिंग एल्स जनाब? सर सर यही वाली जो मैंने आपको प्रोटेक्शन का पूरा गेयर बताया है, जो उस एरिया के लॉकडाउन के अंदर काम करेंगे दे शुड बी मैक्सिमली गिवन, मतलब उनको आपने हर किस्म की प्रोटेक्शन देनी है। ये नहीं है कि एक उस मरीज की वजह से मैं अपने 4 जवान ज़ाया करूं, नहीं होगा। ये जहन में रखें कि अगर आप उस एरिया के अंदर हैं, उसके अंदर हैं, तो आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन जो बंदे एंट्री और एग्जिट पे हैं उनको सिंपल फेस मास्क, अगर आप मुझे भी उधर खड़ा करेंगे तो मैं ये सादा फेस मास्क पहन के वहाँ पे खड़ा हूँगा, क्यों? ये मुझे 95% प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन आपने वहाँ पे जो बाकी सोशल डिस्टेंस, वो जो एहतियाती तदबीर हैं, उनको जहन में रखना है जी। जी वो हर बंदे का अपना पर्सनल होना चाहिए जी, बेहतर तरीका ये है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो सोप ऐसा है कि वो जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो वॉश आउट होता है। सो अगर आपको अलहदा है, वेल एंड गुड, नहीं है तो अगर आप एक ऑफिस में काम करें, आप सोप को जाके जब पानी से धोएंगे तो उसकी ऊपर वाली लेयर ख़त्म हो जाएगी, आप उसको मैक्सिमम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर कोई ऐसा सस्पेक्ट वाला बंदा है वो मत इस्तेमाल करे जी। सर ये डिस्पोज होगी जी,